गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम गौरव। जैसा कि हमने कल पढ़ा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में, और हमने पढ़ा था कल टाइप्स ऑफ पर्सन्स के बारे में। टाइप्स ऑफ पर्सन्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे। कोई भी नाम सिंगुलर या प्लूरल एंटिटी का हमने यूज़ किया था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आगे बढ़ाते वक्त मैंने आपको ये बताया था कि डायरेक्ट स्टेटमेंट हम किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट स्टेटमेंट हम किसे कहते हैं। डायरेक्ट स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होगा कि जब कोई स्पीकर कोई बात बोलेगा और उसे कोई ऑडियंस सुनकर उस स्पीकर की बात को हूबहू एज इट इज वैसा का वैसा ही बता देगा। ये जो भी चीज़ डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है वो डायरेक्ट स्टेटमेंट कहलाएगी। इनडायरेक्ट स्टेटमेंट हम उस स्टेटमेंट को कहेंगे जिसमें किसी स्पीकर ने कोई बात बोली, किसी ऑडियंस ने उस बात को सुना और ऑडियंस उस बात को सुनकर स्पीकर के शब्दों में ना बताकर खुद अपने शब्दों में बताए, उसमें कुछ चेंज करते हैं। तो ऐसा जो स्टेटमेंट होगा वो इनडायरेक्ट स्टेटमेंट कहलाएगा। और ये जो इनडायरेक्ट स्टेटमेंट होगा ये विदाउट डबल इन्वर्टेड कॉमास या कॉमास और कॉमा के में आएगा। आज हम जो बात कर रहे हैं आपसे, टुडे वी टॉक अबाउट प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, helping verbs, and how to change associative sentence into indirect speech। देखो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के अंदर 2 तरह की वर्ब काम में आती है। फर्स्ट इज लेक्सिकल वर्ब एंड सेकंड इज ऑक्सिलरी वर्ब्स। जो पहली जो वर्ब होगी वो होगी लेक्सिकल वर्ब और दूसरी वर्ब होगी वो ऑक्सिलरी वर्ब होगी। अगर मैं आपसे लेक्सिकल वर्ब की बात करूं तो जिस भी वर्ब की, वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। जिस भी वर्ब की टाइप्स ऑफ फॉर्म्स बनती है, जैसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो जिस भी वर्ब की टाइप्स ऑफ फॉर्म्स बनती है वो हमारा लेक्सिकल वर्ब कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे मैं यहाँ पर एक वर्ब ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक वर्ब ले रहा हूँ ईट। मैंने एक वर्ब ली ईट। ईट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है ईट, जो कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। ईट की फोर्थ फॉर्म होती है ईटिंग। जिस भी वर्ब के अंदर आईएनजी एज ए प्रीफिक्स जुड़ जाता है, जिस भी वर्ब के अंदर आईएनजी जुड़ जाता है वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ब की जो 5वीं फॉर्म है ईट की ले रहा हूं मैं, वो है ईट्स। जिस भी वर्ब के अंदर एस या ईएस जुड़ जाता है वो वर्ब की 5th फॉर्म कहलाती है। जिस भी वर्ब के अंदर एस या ईएस जुड़ जाता है वो वर्ब की 5th फॉर्म कहलाती है। हमने या आपने पहले पढ़ा ही होगा कि एक टेंस आता है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी अलग अलग तरीके के सेंटेंस बनते हैं, जैसे सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। ये अलग अलग तरीके के सेंटेंस बनते हैं। तो ये जो वर्ब की जो 5th फॉर्म है, जो क्या है कि जिस भी वर्ब के अंदर एस या ईएस जुड़ जाए, जिस भी वर्ब के अंदर एस या ईएस जुड़ जाए वो वर्ब की 5th फॉर्म कहलाएगी। ये वर्ब की 5th फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ या किसी भी सिंगुलर एंटिटी के साथ, ही, शी, इट, नेम और किसी भी सिंगुलर एंटिटी के साथ में ये वर्ब की 5th फॉर्म जुड़ती है। 5th फॉर्म का मतलब जिसमें हम लास्ट में वर्ब में क्या जोड़ देते हैं? एस या ईएस जोड़ देते हैं। ठीक है। अब आज हमारे को समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। हमने लेक्सिकल वर्ब के बारे में पढ़ी है कि जिस भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म बनती है वो लेक्सिकल फॉर्म्स कहलाती है। अब आता है
वर्कशीट है, आपको प्राइमरी में देखना है थोड़ी देर के लिए। ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स हम किसे कहेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब्स को भी तीन तरीके से क्लासिफाई किया गया है। ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो भी तीन तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहला तो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, पहला तो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स और तीसरा है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, मॉडल ग्रामर का एक अलग ही टॉपिक है जिसे जब हम मॉडल पढ़ेंगे तब उसके बारे में समझाया जाएगा। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है कि जिस भी वर्ब के साथ हम किसी, या इसको यूं समझो कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब ये होता है कि इन वर्ब के साथ में हम किसी दूसरी वर्ब को जोड़कर, इन वर्ब्स के साथ में हम किसी दूसरी वर्ब को जोड़कर उस सेंटेंस का या तो नेगेटिव या अफर्मेटिव या क्वेश्चन एक्सेट्रा टाइप का सेंटेंस बनाए जो कि पॉसिबिलिटी को भी बताए और विलिंगनेस को भी बताए। वापस समझो, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हम उन्हें कहेंगे कि जब कोई वर्ब है, वर्ब का मतलब क्रिया, जैसे एक मैं वर्ब ले रहा हूं, मैंने एक वर्ब ले ली ईट, इस वर्ब के साथ में हम इनमें से किसी वर्ब को जोड़ें। ठीक है, इस वर्ब के साथ में हम इनमें से किसी वर्ब को जोड़ें और इनका जो एक स्टेटमेंट बने, इनका जो एक सेंटेंस बने वो या तो एसरेटिव हो, एसरेटिव में दोनों ही आ गए, अफर्मेटिव भी आ गया और नेगेटिव भी आ गया, या फिर इंटेरोगेटिव हो, या इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो, या किसी पॉसिबिलिटी को बताए, किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी को वो चीज बताए, या किसी भी चीज की विलिंगनेस को वो चीज बताए। तो ऐसा जो पोर्शन होगा वो कहलाएगा हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगा। इसको और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए आप देखो, मैं आपको समझाता हूं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर मैंने यहां पर तीन चीजें लिखी हुई है। आई हैव रिटन थ्री थिंग्स एट द मोमेंट। फर्स्ट इज वर्ब टू बी, वर्ब टू बी, वर्ब टू बी। वर्ब टू बी के अंदर कौन कौन सी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब आती है? एक तो बी आती है, ठीक है, और एक मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि जिस भी वर्ब के अंदर आईएनजी जुड़ जाता है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाती है? फोर्थ फॉर्म। ठीक है, एक है बी जो हमारे पास थर्ड फॉर्म है वर्ब की। तो वर्ब टू बी में क्या हो गया? एक तो हमारे पास बी हो गया, एक बीइंग हो गया और एक बीइंग हो गया। बी हो गया, बीइंग हो गया और बीइंग हो गया। और वर्ब टू बी में और कौन कौन आते हैं? इज आता है, एम आता है, आर आता है, वॉज आता है और वर आता है। आपने इज, एम, आर के बारे में पढ़ा होगा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की ये तीनों की तीनों क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये तीनों की तीनों क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अभी मैं आपको बताऊंगा वर्ब टू बी और हेल्पिंग वर्ब के बीच के अंदर डिफरेंस क्या होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा आता है वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव में कौन कौन से आता है? हैज, हैव, हैड और हैविंग। हैज, हैव, हैड और हैविंग, ये वर्ब टू हैव। नेक्स्ट आता है हमारे पास वर्ब टू डू। वर्ब टू डू में हमारे पास है डू, डज और डिड। डू, डज और डिड, ये हुई हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अब मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उस स्टेटमेंट को आपको समझना है। ये स्टेटमेंट है जो इस बॉक्स के अंदर मैं बंद कर रहा हूं। माई नेम इज राम, मेरा नाम राम है। माई नेम इज राम। अब इस वाले स्टेटमेंट में यहां पर इज लिखा हुआ है। इस वाले स्टेटमेंट में यहां पर इज लिखा हुआ है। इज जो है वो यहां पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये आपको याद रखनी है। इज यहां पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का रूल कहता है, इट्स रूल स्टेट्स दैट ये तीनों की तीनों हेल्पिंग वर्ब तभी होगी, इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब तभी होगी
जब इनके साथ में कोई दूसरी वर्ब एक और हो, जब इसके साथ में कोई दूसरी वर्ब एक और हो और जिसमें क्या जुड़ा हुआ हो, आईएनजी जुड़ा हो। समझ में आई मेरी बात? जब ये वर्ब, ये जो वर्ब है, चाहे इज हो, एम हो, आर हो, वॉज हो, वर हो, बी हो, बीन हो, बीइंग हो, जब ये सब वर्ब बिना टेंस के रूल के, बिना टेंस के रूल के सीधी हमारे सामने आ जाती है, तब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं कहलाती है, तब ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है। जैसे कि यहां पर है। अब अगर मैं यहां पर लिख दूं, यहीं पर लिखता हूं मैं, he is playing chess, मैंने यहां पर एक स्टेटमेंट लिखा, he is playing chess, और यहां पर मैं लिखा है my name is राम। इसका मतलब तो हुआ मेरा नाम राम है। इसका मतलब यहां पर किससे आया, है से आया। यहां पर he is playing chess, वह चेस खेल रहा है। नियम क्या बोल रहा है, रूल क्या कह रहा है कि अगर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हम उन्हें ही कहेंगे कि जब इनमें से कोई एक हो, जब इनमें से कोई एक हो, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं, सॉरी, ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स हम उन्हें कहेंगे कि जब इनमें से कोई एक हमारे पास में हो, ठीक है, और इनके साथ कोई दूसरी वर्ब हो और वो टेंस के रूल के अकॉर्डिंग काम करे। जैसे यहाँ पर कौन सी वर्ब है, इज है, और दूसरी वर्ब यहाँ पर क्या है, प्ले है। इज है और दूसरी वर्ब यहाँ पर क्या है, प्ले है, और टेंस का रूल क्या कह रहा है, जिसमें आईएनजी लग गया, अगर किसी भी वर्ब के अंदर आईएनजी लग गया तो वो वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, फोर्थ फॉर्म हो गई, क्योंकि इस प्लेइंग के पहले इज लिखा हुआ है, तो इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, इज यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और मेन वर्ब क्या है हमारी, प्लेइंग, ठीक है। तो जब भी किसी वर्ब के साथ में कोई दूसरी वर्ब टेंस के रूल के अकॉर्डिंग काम करे, तब तो हम उसे हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, लेकिन जब भी कोई वर्ब सिंगली है, बिना टेंस के रूल के है, तो हम उसे कहेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे। समझ में आई? क्लियर है? आगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब की मैं बात करता हूँ आपसे। हेल्पिंग वर्ब मैंने यहाँ पर हर एक टेंस का नेम लिख दिया है और उस टेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब काम में आ रही है, याद रखो, मैं बोल रहा हूँ इन्हें हेल्पिंग वर्ब, तो ऐसा नहीं है कि यही है वर्ब, इनके साथ जब इनका स्टेटमेंट बनेगा तब कोई ना कोई मेन वर्ब भी जरूर आएगी। जैसे समझो लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, जिसका आइडेंटिफिकेशन होता है कि एट द लास्ट ऑफ हिंदी सेंटेंस देयर आर फ्यू वर्ड्स व्हिच इज ता है, ती है, ते है। हिंदी सेंटेंस, हिंदी स्टेटमेंट के लास्ट में कुछ शब्द लिखे हुए आते हैं, ता है, ती है, ते है, ठीक है। तो ऐसा जो स्टेटमेंट होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की भी सिंपल सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ में हम वर्ब में एस और एस जोड़ते हैं। बाकी जितने भी हमारे पर्सन्स है, आई, वी, यू, दे, प्लूरल, हम वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू और डज। डू और डज जो हेल्पिंग वर्ब है वो नेगेटिव सेंटेंस से काम में आने लगती है, नेगेटिव में होगा, इंटरोगेटिव में होगा, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, एक्सेट्रा इनमें काम में आने लगती है। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की मैंने तीनों हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है, इज, एम और आर। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है। इज आती है ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ में। एम आता है सिर्फ आई के साथ में, और आर आता है वी, यू, दे और प्लूरल के साथ में। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट इन प्रेजेंट परफेक्ट देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब। फर्स्ट इज हैज एंड सेकंड इज हैव। हैज comes with he, she, it, name and singular, and have come with I, we, you, they and plural.
Next tense is present perfect continuous tense. In this tense, there are two types of helping verb: has been and have been. Has been comes with he, she, it, name and singular, and have been come with I, we, you, they and plural. Next tense is past indefinite. In past indefinite simple sentence, past indefinite के simple sentence में with all subjects, सभी सब्जेक्ट के साथ में, मैंने आपको कल बताया था कि सब्जेक्ट हम किसे कहेंगे, सब्जेक्ट हम उसे कहेंगे कि जो भी व्यक्ति जो काम करता है, राम गाना गाता है, गाना गाने का काम कौन कर रहा है, राम। सीता चेस खेलती है, खेलने का काम कौन कर रही है, सीता। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति जो भी काम करेगा वो हमारा सब्जेक्ट या डोयर कहलाएगा, DOER, डोयर कहलाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें सभी सब्जेक्ट के साथ में, सभी सब्जेक्ट में कौन कौन सा आ गया, आई, वी, यू, दे, प्लूरल, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर, सभी सब्जेक्ट के साथ में पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में विद ऑल सब्जेक्ट्स वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट डिड। पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में विद ऑल सब्जेक्ट्स विदाउट यूज डिड, हम कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, और जो डिड जो हेल्पिंग वर्ब है वो पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट होती है। नेगेटिव में हम डिड का यूज करते हैं, इंटेरोगेटिव में हम डिड का यूज करते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी हम डिड का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, इन पास्ट कंटीन्यूअस टेंस देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब व्हिच इज वाज एंड वर। ठीक है, तो वाज का यूज हम करते हैं आई, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ में, और वर का यूज हम करते हैं वी, यू, दे, प्लूरल के साथ में। पास्ट परफेक्ट, in past perfect there is only a single helping verb with all subjects and all types of sentences. पास्ट परफेक्ट के जो भी सेंटेंस बनेगा, चाहे वो अफर्मेटिव बनो, चाहे वो नेगेटिव बनो, चाहे वो इंटेरोगेटिव बनो, चाहे किसी भी तरीके का सेंटेंस बनो, पास्ट परफेक्ट में हम सभी सब्जेक्ट के साथ में, सभी टाइप्स ऑफ पर्संस के साथ में हम हैड हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी हम सभी तरीके के सब्जेक्ट के साथ में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, व्हिच इज हैड बीन। नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में दो हेल्पिंग वर्ब काम में आती है, विल और शैल। विल का यूज हम करते हैं ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, दे, प्लूरल और यू के साथ में। विल का जो यूज होगा वो किस किस के साथ में होगा, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, प्लूरल, दे और यू, इसके साथ में तो हम विल का यूज करेंगे। और शैल का यूज हम करेंगे आई और वी के साथ में। याद रखना, शैल का यूज हम क्या करेंगे, आई और वी के साथ में। लेकिन जब हम मॉडल पढ़ेंगे तब विल और शैल आपस में अपने सब्जेक्ट्स को बदल देते हैं। मॉडल भी एक तरीके की वर्ब ही होती है, जिसमें कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ऑट टू ऐसी वर्ब्स का यूज किया जाता है। तो अगर कोई स्टेटमेंट हमारे को पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, विलिंगनेस को शो कर रहा है, ठीक है, एंड द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज आई, मॉडल की बात कर रहा हूँ, अभी इसको थोड़ी देर के लिए भूलना है आपको, मैं मॉडल की बात कर रहा हूँ। if the statement shows willingness, possibility, etc. types of things, ठीक है, तब हम आई और वी के साथ में विल का यूज करेंगे और बाकी सब के साथ में शैल का यूज करेंगे। लेकिन जब हम नॉर्मल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, टेंस के नॉर्मल स्टेटमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, तो आई और वी के साथ में तो आएगी शैल और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में आएगी विल हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में भी दो हेल्पिंग वर्ब काम में आती है, विल बी और शैल बी। शैल बी आएगी आई और वी के साथ में, और विल बी आएगी बाकी जितने भी रिमेनिंग सब्जेक्ट है, जो कि ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर है, उनके साथ में। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट के अंदर दो हेल्पिंग वर्ब काम में आती है, विल हैव और शैल हैव। विल हैव और शैल हैव। शैल हैव आती है आई और वी के साथ में, और विल हैव आती है ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ में। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी दो हेल्पिंग वर्ब आती है, एक तो है शैल हैव बीन।
शैल हैव बीन आएगी आई और ही के साथ में, और विल हैव बीन आएगी ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, प्लूरल और दे के साथ में। तो ये थी हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि जब इनमें से कोई एक वर्ब हो और इनके साथ में कोई दूसरी वर्ब भी आए, जब ये कोई वर्ब हो और इनके साथ में कोई दूसरी वर्ब भी आए जो कि शो करे पॉसिबिलिटी को, विलिंगनेस को, और वो अलग अलग तरीके के सेंटेंस को डिराइव कर सके, बना सके, चाहे वो नेगेटिव हो, अफर्मेटिव, कैसा भी हो, तब हम उन्हें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे। और हेल्पिंग वर्ब हम उन्हें कहेंगे जब ये वर्ब हो, जब ये हेल्पिंग वर्ब हो हमारे साथ में और इनके साथ में कोई मेन वर्ब भी हो जो इन टेंसेस के अकॉर्डिंग काम करे, तब हम इन्हें हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास हाउ टू चेंज एसेरेटिव सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। एसेरेटिव सेंटेंसेस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे? जब कल मैंने क्लास ली थी तब मैंने आपको ये सब रूल्स बता दिए थे, इतने रूल्स मैंने बता दिए थे, लेकिन फिर भी मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ये लिखवा भी दूंगा। मैंने यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, अभी थोड़ी देर बाद में जब मैं आपको इनको समझा दूँ आप इनका चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट रूल क्या कहता है। कल मैंने आपको बताया था रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब बिफोर कोमा वाला जो स्टेटमेंट होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा, और बिटवीन डबल इन्वर्टेड कॉमास वाला जो स्टेटमेंट होगा वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख देता हूँ आपके लिए ताकि आपको वापस कल का रिकॉल हो जाए। मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं। राम सेज टू मी आई एम गोइंग टू कोटा। ठीक है, ये एक डायरेक्ट स्टेटमेंट। डायरेक्ट स्टेटमेंट मैंने क्या बताया कि जब कोई स्पीकर कोई बात बोले, उस बात को कोई ऑडियंस सुने और वो ऑडियंस स्पीकर की बात को हूबहू वैसा का वैसा ही रख दे, वैसा का वैसा ही बोल दे, तो वो स्टेटमेंट डायरेक्ट स्टेटमेंट कहलाएगा। मैंने आपको नियम ये भी बताया था कल कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से आ रहा है, सेज आ रहा है या सेड आ रहा है विदाउट टू के, से आ रहा है, सेज आ रहा है या सेड आ रहा है, सिर्फ बात याद रखना ये सिर्फ एसेरेटिव वाली चीज है, एसेरेटिव सेंटेंस की चीज है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से आ रहा है, सेज आ रहा है या सेड आ रहा है विदाउट टू के, तो जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये तीनों हूबहू ऐसे के ऐसे ही उतर जाएंगे। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज या सेड आ रहा है विद टू के साथ, मतलब से के बाद में भी टू लिखा हुआ हो, सेज के बाद में भी टू लिखा हुआ हो और सेड के बाद में भी टू लिखा हुआ हो, तो जब इनका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो से टू चेंज हो जाएगा टेल में, सेज टू चेंज हो जाएगा टेल्स में और सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में। ठीक है, कल हमने इस बात को भी डिस्कस कर लिया था। ये सिर्फ एसेरेटिव सेंटेंस के बारे में, एसेरेटिव में अफर्मेटिव भी आ गए और नेगेटिव भी आ गए। ठीक है, अब देखो बात को समझो। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, कॉमा के पहले वाली चीज रिपोर्टिंग वर्ब, डबल इन्वर्टेड कॉमा वाली चीज रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब पहला रूल क्या कह रहा है, इफ सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ये बोल रहा है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच जो कि डबल इन्वर्टेड कॉमा वाली चीज है, अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है, अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है अगर वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में हमने कल टेबल में देख लिया था कि दो सब्जेक्ट आते हैं आई और वी। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब्स सब्जेक्ट, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, दूसरा रूल ये है बी वाला कि एक सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज सेकंड पर्सन प्रोनाउन। ये बोल रहा है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है,
यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, हमने कल टेबल में देखा है कि यू ही सिर्फ सेकंड पर्सन प्रोनाउन का एक ही सब्जेक्ट है। तो अगर रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है अगर वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन का है तो वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, इफ द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, अगर वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में दो सब्जेक्ट आते हैं आई और वी, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट। एंड इफ द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज सेकंड पर्सन प्रोनाउन, बिकॉज़ यू इज सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मतलब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है जब उसका इनडायरेक्ट हम बनाएंगे तो उसका हमारे को इनडायरेक्ट में क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट का क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, याद रखना इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट सी वाला जो नियम है वो ये कह रहा है कि इफ द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज थर्ड पर्सन प्रोनाउन, अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है अगर वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर और प्लूरल, अगर इनमें से कोई रिपोर्टेड स्पीच का क्या है, सब्जेक्ट है। यहां पर हम एक एग्जांपल के तौर पर ही का यूज ले रहे हैं, तो ना ही तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ना ही वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जब इसका इनडायरेक्ट बनाया जाएगा तो इसको ऐसे के ऐसे ही उतार दिया जाएगा। ये तीन नियम रिलेटेड थे टाइप्स ऑफ पर्सन से रिलेटेड। चौथा नियम जो हमने लिखा हुआ है वो नियम ये कहता है कि डायरेक्ट स्टेटमेंट में क्या होता है, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज होता है। डायरेक्ट स्टेटमेंट में कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज होता है एसरेटिव सेंटेंस में। तो जब हम इस डायरेक्ट स्टेटमेंट का इनडायरेक्ट बनाएंगे, इस डायरेक्ट स्टेटमेंट का इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करने के लिए या एलिमिनेट करने के लिए वहां पर हमें कंजंक्शन लगाएंगे और उस कंजंक्शन का नाम है दैट। उस कंजंक्शन का क्या नाम है, दैट। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का, ये नेक्स्ट दो रूल है वो रिपोर्टिंग वर्ब के लिए याद रखना, बार बार ये कह रहा हूं कि ये जो भी नियम पढ़ रहे हैं वो एसरेटिव सेंटेंस के हैं। याद रखना एसरेटिव में अफर्मेटिव भी आ गए और नेगेटिव भी आ गए। ठीक है, कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है, इफ द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है तो हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे रिपोर्टेड स्पीच का तब हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के अंदर कोई भी चेंज नहीं करेंगे। याद रखना सिर्फ टेंस के अंदर कोई भी चेंज कब नहीं होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर का होगा। अब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर का है, हाउ यू रिकॉग्नाइज दैट दिस स्टेटमेंट इंडिकेट्स द प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। हम वहां पर क्या देखेंगे, उसकी वर्ब को देखेंगे। हम कैसे पहचानेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब, हम कैसे पहचानेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो प्रेजेंट या फ्यूचर का है, तो हम कैसे पहचानेंगे, उसकी वर्ब को देखकर पहचानेंगे। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, जैसे यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है सेज, एस लिखा हुआ, लेकिन मान लो अगर वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है या वर्ब की अगर मैं ये बोलूं कि अगर वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है विदाउट विल और शैल के, अगर वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है बिना विल और शैल के, तब तो वो प्रेजेंट टेंस का होगा। लेकिन अगर मान लो कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है विल और शैल के साथ में, या तो विल के साथ में या शैल के साथ में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, तब वो कौन से टेंस का होगा, फ्यूचर टेंस का होगा। तो नियम क्या है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का हो तब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के अंदर कोई भी हम चेंज नहीं करेंगे। आगे का रूल यह है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का दूसरा रूल क्या कह रहा है
अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहा हूं मैं इसकी, अगर इसका टेंस क्या है, पास्ट है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि टेंस पास्ट में है? वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। देखो यहां पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है सेड, ठीक है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेड। और भी कोई वर्ब है, टोल्ड, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, आस्क्ड, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट है और रिपोर्टेड स्पीच का जो स्टेटमेंट है वो शो कर रहा है किसी हिस्टोरिकल फैक्ट को, हिस्टोरिकल फैक्ट का मतलब जो इतिहास में हो चुका हो, जैसे वी गॉट फ्रीडम इन 1947, हमें 1947 के अंदर क्या मिल गई थी, आजादी मिल गई थी, और 1947 इतिहास की बात हो चुकी है। अगर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो सूरज जो है वो ईस्ट में ही उगता है और वेस्ट में ही ढलता है। या कोई प्रोवर्ब हो, प्रोवर्ब का मतलब अगर या कोई कहावत आपको दी गई है, ठीक है, या फिर कोई साइंटिफिकल फैक्ट है, साइंटिफिकल फैक्ट का मतलब फॉर एग्जांपल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो स्टेटमेंट है वो हिस्टोरिकल फैक्ट को, यूनिवर्सल ट्रुथ को, प्रोवर्ब को या साइंटिफिकल फैक्ट को डिनोट करता है, बताता है, तब भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के अंदर कोई भी चेंज नहीं करेंगे। पूरा नियम वापस सुनो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट हो, पास्ट होगा तो वहां पर रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस हो और रिपोर्टेड स्पीच का जो स्टेटमेंट है वो किसी हिस्टोरिकल फैक्ट को बता रहा है या किसी यूनिवर्सल ट्रुथ को बता रहा है या किसी प्रोवर्ब को बता रहा है या साइंटिफिकल फैक्ट को बता रहा है, तब भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के अंदर कोई भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। Now you can take screenshot of this. आज का आपका होमवर्क ये है कि आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स और हाउ टू चेंज रिस्पेक्टिव सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, आपको इन सबको लर्न करना है, ठीक है। आपको इनको बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें हमेशा आती ही है, ग्रामर का पोर्शन है, आपको इसको समझना है, ठीक है। थैंक यू, बाकी क्लास कल।